नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और कांग्रेस की करारी हार के बाद संगठन में बदलाव के बाद पार्टी में भूचाल आ गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आने के बाद पार्टी में खलबली शुरू हो गई है। सूत्रों से खबर है कि कई कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे हैं। इतना ही नहीं, लगभग 10 कांग्रेस विधायक जल्द बैठक के बाद पार्टी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। विधायकों में हरीश धामी समेत कई नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। क्या वाकई पार्टी छोड़ सकती है कांग्रेस विधायक? क्या एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति से बगावत के सुर तेज हो गए हैं? क्या वाकई टूट रही है कांग्रेस? और क्या प्रदेश में 2016 की तरह दल बदल के संकेत मिल रहे हैं? और क्या कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी के हैं संपर्क में? इन्हीं बड़े सवालों के साथ आज के इस बड़ी बहस की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आम आदमी पार्टी से नवीन पिशाली जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ पंकज डिमरी जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यूकेडी से हमारे साथ में वीरेंद्र रावत जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से आशीष सैनी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ में एक राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आशीष सैनी जी, किस तरीके से देख रहे हैं एक बार फिर से, क्या 2016 का जो इतिहास था उत्तराखंड में, क्या वो दोबारा दोहरने वाला है? किस तरीके से देख रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी और मेरा कैमरा सही है? जी बिल्कुल ठीक है, रखिए अपनी बात। हाँ ठीक। मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। देखिए, जो चर्चाएं सामने आ रही है कि कांग्रेस के विधायक नाराज हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं, यह इसलिए बेबुनियाद साबित हो रही है क्योंकि जिन जिन विधायकों का नाम लिया गया है उन्होंने तमाम टीवी चैनलों पर आकर अपने बयान स्पष्ट कर दिए हैं। सबसे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी ने खुद बयान दिया है कि वो किसी विषय पर अपनी बात रख सकता है, लेकिन वो पार्टी के फोरम पर ही अपनी बात रख रहे हैं। इसीलिए सभी विधायकों ने एक एक करके सभी ने प्रदेश अध्यक्ष जी से और नेता प्रतिपक्ष जी से मुलाकात की है और अपने जो मुद्दे थे, अपनी जो चर्चा थी, वो सामान्य चर्चा थी और वो सब सामने रखी है। और इस तरह की जो बातें कि अभी कहीं भी यथार्थ पर कोई खरी उतरती दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो चीजें हैं ये मूल मुद्दे से अलग है। मूल मुद्दा यही है कि जो मोहम्मद की सरकार है, 5 साल तक हम उस सरकार से क्या काम ले सकते हैं, क्या काम नहीं ले सकते हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है जो लगातार बीजेपी की ओर से चलती रहेगी। लेकिन हम लोग उन्हीं मुद्दों को लगातार काम करते रहेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष सैनी जी हमारे साथ, जय सिंह रावत इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है जय सिंह रावत जी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी स्वागत है आपका। जय सिंह रावत जी, किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार उत्तराखंड की राजनीति में उठक पटक चल रही है। एक बार फिर से जो है कांग्रेस के 10 विधायकों के जो है भाजपा में शामिल होने की खबरें लगातार सामने आ रही। किस तरीके से देख रहे हैं? वहीं कैसे होगा उत्तराखंड का विकास अगर दल बदल की राजनीति लगातार उत्तराखंड में चलती रहेगी? तो फिर उत्तराखंड का विकास कैसे होगा? बड़े सवाल, और बड़े सवाल दोनों ही सरकारों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करते हैं। जय सिंह रावत जी, देखिए, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति है वही उत्तराखंड में भी है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अराजक स्थिति है। इतने लोग असंतुष्ट हैं लेकिन कोई उनको मनाने वाला नहीं है, कोई उनको समझाने वाला नहीं है। बल्कि जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो भी जैसे थे वो इससे पहले भी जो थे एक गुट के नेता बन के रह गए थे। वो स्थितियां हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आप कह रहे हैं ना 10 वाली विधायक, जो 10 लोग जो हैं, 13 चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए। 13 विधायक चाहिए और 13 नहीं होगा तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं देंगे तो इनकी सदस्यता जाएगी। और मुझे नहीं लगता ये 13 भी नहीं है, 5-6 लोग हैं, कुछ हैं। 5-6 लोग में से भी धामी तो क्या था, हरीश धामी को हरीश धमकी बोले तो ज्यादा, क्योंकि वो आज से नहीं शुरू से ही कांग्रेस के अंदर रह के भी कभी औरों को लगातार करते रहते हैं, बड़े जोशीले हैं उसमें वो। लेकिन वो परीक्षा का पहले बीजेपी का और या कांग्रेस का ये प्रणव चैंपियन
करते रहते थे, परेशान करते रहते थे अपनी उनकी गतिविधियों की वजह से। यही धामी का भी हाल है, हरीश धामी का। तो हरीश धामी छोड़ भी सकते हैं इसलिए कि वो, क्योंकि उनको बनाया गया है वहां पर खटीमा के कापड़ी साहब को, उनकी जगह बिल्कुल, पुष्कर सिंह क्योंकि धामी अगर को। हरीश धामी की बात करें तो उनका साफ कहना है कि अगर जनता चाहेगी तो वो पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है। इस पर भी एक आपकी टिप्पणी जय सिंह रावत जी। हाँ, निश्चित, वो लगभग असंतुष्ट ही रहते हैं। वो कब कब संतुष्ट रहे हैं? वो तो हर वक्त धमकियां देते रहते हैं। मुझे तो एक बार की बात नहीं है ना, कई बार अपने संगठन को भी धमकी देते हैं, अपने वहाँ जो धारचूला के लोग हैं उनको धमकी देते रहते हैं। एक हमारे पत्रकार मित्र थे, वो नेता बन गए हैं, मारतोलिया के साथ उनका कितना हिसाब किताब रहा, वो तो बात अलग है। लेकिन ये आत्मघाती जो कदम है केवल हरीश धामी ही उठा सकते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं। क्योंकि दो चीजें हैं, आप कह रहे हैं 2016 वाली बात नहीं है। 2016 में तो तोड़ना था, उसके बाद सरकार गिरानी थी, कांग्रेस सरकार गिरानी थी, इसलिए बीजेपी को चाहिए था। बीजेपी के पास इसमें प्रचंड बहुमत है, क्या करेंगे वो इनका? वो केवल उनको यही खुशी होगी कि कांग्रेस को डाउन करना, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना, बस इतनी भर खुशी होगी। बाकी कोई ना तो सरकार इनके आने से बनती है न बिगड़ती है। अब जो चाह रहे हैं, देखिए 2016 में क्या कीमत थी विधायक की, अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, आज क्या कीमत है? आज कौन पूछ रहा है? ये आए तो आए, जाए तो जाए। तो आएंगे तो क्या कहते हैं, इस्तीफा देके आना पड़ेगा। हो सकता है बीजेपी टिकट दे देगी, तो उसकी क्या गारंटी है दोबारा चुनाव जीत जाएंगे? इनमें जिन लोगों के नाम लिए जा रहे थे, एक साहब जो है आपका 127 वोट से जीते हैं, दूसरा मेरे ख्याल से 181 वोट से जीते हैं। अब ये जनता दोबारा जनता के पास जाएंगे तो क्या गारंटी है दोबारा जीत जाएंगे? तो मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिस है, केवल प्रेशर टैक्टिस है, और ये उस झुकाने की है। और जो इस समय है कांग्रेस के अंदर, मनाने की कोशिश इसलिए नहीं हो रही, इन्हें मालूम है ये प्रेशर टैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। और जहां तक है कि केवल धामी छोड़ सकते हैं, उनके लिए छोड़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई बाकी कांग्रेस छोड़ेगा इसमें। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। आम आदमी पार्टी से नवीन प्रशाली इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन प्रशाली जी, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड की राजनीति में उठक पटक देखने को मिल रही है? कभी यशपाल आर्य आ जाते हैं चुनाव से पहले, कभी जो है हरक सिंह रावत आ जाते हैं, कभी अनुकृति गुसाई आ जाती है, और अब चुनाव जीतने के बाद भी जो है कांग्रेस से टूटकर अब बीजेपी में जाने की बात कहीं ना कहीं हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस के इस तरह की करारी हार के बावजूद भी जो है अब कांग्रेस में एक बार फिर से उठक पटक देखने को मिली है, हलचल तेज हो गई है कहीं ना कहीं राजनीति? देखिए रितिका जी, आप अगर देखें तो कांग्रेस में 2-3 कमियां इस वक्त जो हैं वो उनके लिए घातक हो रही हैं। कांग्रेस बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है इस वक्त। एक तो निजी स्वार्थ उनका है, दूसरा प्रभावशाली नेतृत्व कोई रह नहीं गया कांग्रेस में, तीसरा जो उनका जो 2-3 चीजें हैं जो जिस पर कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ उनके आड़े आ रहा है। लेकिन बात यह है कि ये जो बिखराव है इसमें सबसे ज्यादा निजी स्वार्थ अभी लग रहा है कि जिस प्रकार हरीश धामी जी भी पिछले मैंने कहा था एक चैनल पर कि 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी, तो वहीं से कुछ न कुछ संकेत ऐसे मिल रहे थे कि वो बहुत करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नए समीकरण में उनको ये लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर अब कभी भी सरकार में आएगी नहीं, तो किसी न किसी तरह भारतीय जनता पार्टी में अपनी पैठ बनाई जाए और सरकार का जो पावर होती है उसको, उस पावर का आनंद लेने के लिए वो कुछ न कुछ करते रहे। तो और अब उन्होंने जो अपनी सीट ऑफर की है उसमें धामी जी को धारचूला से, तो कहीं ना कहीं वो एक ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस से हम असंतुष्ट हैं, कांग्रेस में हमें पूछा नहीं जा रहा है। और जबकि इनके जो नेता है, सर्वमान्य नेता हैं, हरीश रावत जी हैं, और हरीश रावत जी के इर्द गिर्द जो अभी राजनीति घूम रही है, चाहे वो नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष का चयन हो, वो सब हरीश रावत जी के हिसाब से ठीक ठाक हो रहा है, और ये भी उसी गुट के लोग हैं। तो ये आपस में ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, इस पर सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा कि इन लोगों में सामंजस्य बैठ रहा, तो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ आड़े आ गया है लोगों के, और उसमें ये बहुत बुरी तरह से फंस गई है कांग्रेस। ठीक है, पिथौरागढ़ की अगर पिथौरागढ़ जिले की बात करें, सीमांत विधानसभा धारचूला में भी कांग्रेस
पार्टी के कई जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जो है जिनको पदभार वहां पर मिला है उनके भी लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। इसको किस तरीके से देख रही है आम आदमी पार्टी? क्या अब आम आदमी पार्टी के लिए रास्ते साफ हो रहे हैं? जिस तरीके से कांग्रेस लगातार टूट रही है, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से अंतरकलह देखने को मिल रही है, क्या आगामी चुनाव की अगर बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ हो रहा है? नवीन जी। देखिए, जी बिल्कुल रितिका जी, आप सही कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस में टूट हो रही है उससे काफी सारे लोग आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं। कुछ लोग हमारे संपर्क में भी आते रहते हैं और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य यहाँ पर अब उत्तराखंड में रह नहीं गया है, इसलिए एक उम्मीद के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी भी कोशिश करेगी कि अच्छे लोगों का एक संगठन बनाकर फिर से दोबारा जब चुनाव होंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता तो उत्तराखंड में है ही, क्योंकि उत्तराखंड की अवधारणा तो अभी भी फलीभूत होगी, सफल होगी, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अभी भी प्रचंड बहुमत जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत भाजपा की हुई है, उसके बावजूद भी आप भाजपा के शासन को कुशासन बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी एक भी सीट नहीं बचा पाई। आम आदमी पार्टी को अपने गिरबान में झांकने की कहीं ना कहीं जरूरत है, लेकिन वो ना करके आप अभी भी भाजपा को दोष दे रहे हैं। नवीन जी। देखिए, हम तो झांक ही रहे हैं, हम तो उससे एक सबक ले रहे हैं और हमें लग रहा है कि जनता ने अगले 5 साल के लिए हमें सड़क से संघर्ष करने के लिए मौका दिया है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की समीक्षा करें पिछले 5 सालों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? कोई जनहित का काम ये बता नहीं पाए। केवल 3 सरकारें बदलने के अलावा इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, लेकिन बार बार जनता पर ब्लेम करते रहते थे कि जनता यहाँ दोबारा मौका नहीं देती, एक ही बार देती है। तो इस बार जनता ने मौका दे दिया। बिल्कुल नवीन जी, लेकिन जिस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बदलने की बात बदलने को लेकर बीजेपी पर कहीं ना कहीं हमला किया, लेकिन जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बता दिया कि धरातल पर तो मुख्यमंत्री बदलना कोई मुद्दा ही नहीं है। तुरंत इस पर आपका कमेंट फिर बीजेपी की ओर चल रहे हैं। पंकज जुमरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नहीं, क्यों नहीं? अगर नहीं होता तो धामी जी अपनी सीट से जीते। लोगों को था, खटीमा की जनता ने वो जनादेश दिया कि धामी जी अपनी सीट से हार गए, हरीश रावत जी अपनी सीट से हारे, जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे सब सीट से हारे, तो जनता असंतुष्ट थी। लेकिन जनता ने फिर भी भारतीय जनता पार्टी को एक मौका इसलिए दिया ताकि दोबारा भाजपा ये न कह सके कि हमें मौका नहीं मिला। और अब जनता देखना चाहेगी काम असली क्या हो रहा है, और हम भी देखेंगे विपक्ष के तौर पर कि सरकार क्या काम कर रही है। उसकी मॉनिटरिंग होगी, सरकार को जहां गलतियां होंगी उस पर घेरा जाएगा, और सरकार को जहां सलाह की जरूरत है कि वहां सलाह भी दी जाएगी उत्तराखंड के जनहित में। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सिर्फ फुटबॉल ही है, वहां पर धामी जी को बहुत एक्सेप्ट लोग नहीं करेंगे किसी प्रकार से। लेकिन वहां थोड़ा अनुशासन ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन के नाम पर दबंगी होती है, लेकिन उसको अनुशासन का नाम दिया जाता है, जो कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस का निजी स्वार्थ, अनुशासनहीनता और प्रभावशाली नेतृत्व की वजह से आज कांग्रेस खत्म होती जा रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अभी आप देखना कि अभी तो 1 ही महीना कांग्रेस अभी सरकार चल रही है, उसके बाद जब चलेगी, जब सारा चीजें सामने आएंगी, जो वादे घोषणाएं धामी जी ने की थी अपने नाइट वॉचमैन के तौर पर, अब उन घोषणाओं पर कितना काम होगा हम भी तो मॉनिटर कर रहे हैं कि 1100 घोषणा करके आपने उन पर कितना काम किया। जो आप बात कर रहे हैं पूरे, आज आप जो मूल मुद्दे हैं यहाँ के, रोजगार, शिक्षा, और जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की समस्या है, उस पर तो ध्यान दे ही नहीं रहे। आप बात कर रहे हैं 5 साल में ऐसा करेंगे, 5 साल में ऐसा करेंगे। आप 10 साल की योजना बना रहे हैं जिसमें फौरी तौर पर राहत चाहिए जनता को। उस काम को ना देखकर आप 10 साल आगे की योजना जनता को बताकर कह रहे हैं कि हम इस पर काम करेंगे, लेकिन 10 साल किसने देखा? जनता को अभी राहत की आवश्यकता है, और इसमें बहुत बड़ा बवंडर अभी होगा। ठीक है, बीजेपी से पंकज जुमरी जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपनी बात को रखिए। पंकज जुमरी जी, किस तरीके से देख रहे हैं? एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस के कई विधायक जो हैं बीजेपी के संपर्क में है, सूत्रों के हवाले से खबर लगातार आ रही है। वहीं हरीश धामी भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए धारचूला विधानसभा से सीट छोड़ सकते हैं। किस तरीके से सब चीजों को आप देख रहे हैं? वहीं कांग्रेस में जो है नेतृत्व परिवर्तन करने के बाद जो है सब लोग वहां पर भी नाराज चल रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? रितिका जी, कांग्रेस आज एक नेता विहीन, नीति विहीन एक प्राइवेट कंपनी है। आज मैं इसको राजनीतिक दल के तौर पे भी नहीं कह सकता। लगातार पार्टी में अंतरकलह है, और वो आज जनता के सामने है। इन लोगों का कांग्रेस में जो पिछले 20-22 साल का जो इतिहास विशेषकर आप देखेंगे, 1998 में सोनिया गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है। पिछले 24 साल से लगातार वो इस पद पर हैं, और ये पार्टी जिस तरीके से सोनिया जी की जो नीति रही है वो पुत्र मोह में, जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने
पुत्र मोह में महाभारत कराया था, उसी तरीके से सोनिया जी के पुत्र पुत्री के मोह में कांग्रेस में महाभारत मची हुई है, अंतरकला है, ये पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। और जहां तक आपने कहा, यह उत्तराखंड की राजनीति में कोई हलचल नहीं है, कांग्रेस के बिखराव की शुरुआत है और एक कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता लोकतंत्र में हमेशा होती है। मैं विपक्षी दल का व्यक्ति हूं, परंतु कांग्रेस का इस प्रकार पतन होता देख भी हमें भी कष्ट होता है। परंतु लगातार हो रही हारों के बाद भी कांग्रेस सबक लेकर के कुछ सीखने को तैयार नहीं है और जो परिवार के वाद और कुछ दरबारियों का एक कुनबा महज बन के आज कांग्रेस रह गई है। ठीक है पंकज जी, मैं आपके पास में लौटूंगी इन्हीं सभी बातों पर। आशीष जी, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर यूकेडी की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ। आशीष जी। जी देखिए, मैंने अभी जो हमारे यूकेडी के प्रवक्ता हैं रावत जी और नवीन प्रसाद जी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिप्पणियां सुनी है। इसमें दो चीजें मैं जो स्पष्ट तौर पे बोल दूं, यदि आप इस डिबेट को पूरा दोबारा से सुनेंगे, कोई भी जो हमारे दर्शक हैं, तो एक चीज पाएंगे कि मैं केवल यूकेडी के प्रवक्ता जी को छोड़ देता हूं, तो मैं केवल अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टिप्पणी दूं तो इसमें केवल एक राजनीति में एक शब्द है, दोगलापन। वो तभी से आया है जब से भाजपा और आम आदमी पार्टी यानी 2014 के बाद से ही भारत की राजनीति में आया है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता खुले मंच पर एक बात बोलता है और दूसरे ही मंच पर जाकर उस बात से पलट जाता है। यदि केवल चुनाव जीतना ही किसी पार्टी का पतन और उत्थान है, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों में 10 बार पतन की ओर जा चुकी है और 10 बार वो उत्थान की ओर जा चुकी है। कई जगह हारी भी, कई जगह जीती भी है। बात सिद्धांतों से हटने की है और बात इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आज भी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर नजर गड़ाए बैठे हैं कि कौन सा नेता हमारी पार्टी का नाराज होकर बाहर निकले और ये उसको अपनी पार्टी में शामिल करें। भाजपा को न तो अपने नेताओं पर भरोसा है और भाजपा के नेताओं की बात करेंगे तो नहीं, इस लेकिन वक्त आशीष जी, नाराज तो आपके नेता चल रहे हैं और आप नहीं, बात बीजेपी के हमारी नेताओं की पार्टी कर के रहे हैं। नेता नाराज हैं तो अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। हमारी पार्टी के नेता नाराज हैं तो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठकर नाराजगी व्यक्त करते हैं और यदि कोई कष्ट होता है तो दिल्ली जाकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारी पार्टी ने कभी भी के नेताओं ने, अगर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हम उनके संपर्क में हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बहुत गिरी हुई पराकाष्ठा है कि जनता का पूर्ण बहुमत लेने के बावजूद भी, डबल इंजन की सरकार को रिपीट करने के बावजूद भी वो अपने काम से काम नहीं रखते। वो आज भी कांग्रेस के दरवाजे पर झांक रहे हैं। यानी आज भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी है। आप अगर हमारे माननीय विधायकों के, आशीष जी सुनिए, सवाल आपसे है, अगर अब कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक है, वो टूट करके भाजपा में जाते हैं तो 2016 वाला जो इतिहास है वो तो नहीं कहीं ना कहीं दोहरेगा, क्योंकि इस बार तो प्रचंड बहुमत के साथ में है बीजेपी। देखिए, बीजेपी को क्या फायदा होगा अगर कांग्रेस में अंतरकलह होती है तो? मैं भाजपा के नेताओं को, और यदि कोई, जहां तक हालांकि सभी सम्मानित विधायकों ने खुले मंच पर आकर अपनी नाराजगी को इस ओर व्यक्त किया कि वो अपनी नाराजगी पार्टी फोरम पर रख रहे हैं। वो वरिष्ठ नेताओं से मिल भी रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और उनके समस्याओं का समाधान हो भी रहे हैं। यदि फिर भी कोई नेता ये सोचता है, मैं बिल्कुल एक कार्यकर्ता होने के नाते बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के जो ज्योतिरादित्य जी के चुनाव था, वो जिन विधायकों को लेकर गए थे, दोबारा वो उनको सदन में नहीं ला पाए। कई जगहों पर ये संभव हुआ, उत्तराखंड में चुनाव जिता कर लाए थे, लेकिन कई जगहों पर ये संभव नहीं हुआ है। अब आप ये देखिए कि आप जब 5 साल के लिए किसी चुनी हुई सरकार को चुनते हैं तो वो 5 साल करती क्या है? वो 5 साल अपने काम से काम नहीं रख रही है। वो 5 साल कांग्रेस के जो विधायक है उनकी नाराजगी में वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। यानी स्पष्ट है कि 48 सीटों का बहुमत और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनके पास सत्ता चलाने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस से कोई एक आध आदमी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है, इसी बात पर दिनकरी जी क्या नहीं, मैं इसमें एक चीज बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की जो राजनीति है, जो राजनीति में जिस काम के लिए है वो काम करने के बजाय वो केवल राजनीतिक अस्थिरता,
जब हमारी सरकार थी तब उन्होंने हमारी सरकार को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। आज सरकार उनकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी भाजपा के लोग कांग्रेस में अगर तोड़फोड़ का कोई प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से ये उनकी असफलता है कि वो राज्य के हित में कोई काम नहीं कर पा रहे। वो केवल राज्य का राजनीतिक अस्थिरता फैलाकर केवल अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं। बाकी उनका राज्य की जनता से और राजनीतिक स्थिरता से कोई लेना देना। इन्हीं बातों पर आशीष जी की इन्हीं बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। भाजपा अपना काम नहीं कर रही है, बार बार जो है कांग्रेस के खेमे में ताका झाकी कहीं ना कहीं कर रही है, और बीजेपी में कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए बीजेपी चाहते हैं कि कांग्रेस से टूटकर कोई बीजेपी के पास में आ जाए ताकि सही से सरकार चला पाए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर यूकेडी के पास तुरंत बढ़ रही हूँ। जी मैडम, देखिए आशीष जी का बयान अपने आप में बड़ा हास्यास्पद। सबसे सर्वप्रथम तो ये दोनों भाई हैं, कभी इस पाले कभी उस पाले, कभी उस घर कभी इस घर। मैं आऊंगी वीरेंद्र जी, आपके पास लौटूंगी, यूकेडी के पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट बीजेपी का लेंगे, फिर आपके पास पे आ रही हूँ। आशीष जी का बयान अपने आप में काफी हास्यास्पद है। कांग्रेस में अंतरकलह है, कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है, गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति हो रही है, कहीं कोई तराई या पहाड़ के नाम पे लड़ रहा है, एक नेता के नाम पे दूसरा सहमत नहीं है। 5 महीने पहले बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया। 5 महीने पहले जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। आज एक विधायक ने देवेंद्र यादव को लेकर धामी जी ने काफी गंभीर आरोप लगाया है। प्रीतम सिंह जी ने भी जो जांच और समीक्षा हुई थी उस पर जिस तरह के एलिगेशन उन पे गुटबाजी के आरोप उन पे लगे, उस पर उन्होंने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मुझ पे दोष सिद्ध होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कांग्रेसियों से अपना घर संभल नहीं रहा है, और इस बात का दोष दूसरे राजनीतिक दलों पर कह रहे हैं कि साहब भाजपा ताका झाकी कर रही है, इंतजार कर रही है। अरे भैया, हमें आपके किसी आदमी की आवश्यकता नहीं, आप उनको बचा के रखिए। आपके कुनबे में भगदड़ मची हुई है, सबको अब ये विश्वास होने लगा कि कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। आपके इसलिए कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। और यहाँ इसी राज्य में नहीं, अभी आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे थे, वो छोड़ के गए। हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में छोड़ के गए, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद गए, आरपी सिंह अभी गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी है, पंजाब में सुनील जाखड़ ने पार्टी से राजनीतिक संन्यास की घोषणा। तो ये केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में लोगों का, कांग्रेस लोगों का भी और कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से मोह भंग हो रहा है। लगातार कांग्रेस से लोग छिटक करके अन्य राजनीतिक दलों में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। तो कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है, अपनी कमियां ढूंढने की आवश्यकता है, न कि दूसरों पे आरोप लगाने। दूसरों पे आरोप लगाने से कांग्रेस के जो घाव है, वो जो कांग्रेस का कला है, वो छिपने वाला नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। यूकेडी से हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह रावत जी भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड में जो एक बार फिर से जो कांग्रेस के विधायक है वो बीजेपी में शामिल होने की जो है चर्चा लगातार तेज है, वहीं हरीश धामी जो है धारचूला विधानसभा से पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं तैयार है। एक बार फिर से कांग्रेस में अंतरकलह जो देखने को मिल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? जी धन्यवाद। आज सर्वप्रथम तो भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर सत नमन करते हैं उनको। और सर्वप्रथम जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आज उत्तराखंड की दुर्दशा और बुरा हाल करने का जो जिम्मेदारी है दोनों पार्टी को जाती है, कांग्रेस और बीजेपी को। आज 21 साल उत्तराखंड को बने हो गए हैं। इन नेताओं को सिर्फ अपने भाईचारा निभाने में लगे हुए हैं। चलिए जी आज बीजेपी चलते हैं, चलिए जी आज कांग्रेस चलते हैं, चलिए जी आज उधर चलते हैं, आज हमें ये पद मिल रहा है, जी हमें पद सब मिल रहा है। सतपाल महाराज जी सपने देखते थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, कांग्रेस में नहीं बनाया गया तो बीजेपी में आगे, अब वो बीजेपी में भी लगे हैं कि भाई मैं कभी मुझे मौका मिल जाए। तो इस तरीके से कांग्रेस के जो 2016 में जो दुर्गति हुई थी, 9 विधायक गए थे, खरीद फरोख्त हुई थी, और उसके बाद फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि नेता तो मस्त है, जनता त्रस्त है। आज इनको किसी को सुध नहीं है कि मूल सुविधाओं को पर फोकस किया जाए, जन समस्याएं दूर की जाए। मूल जो आज हमारे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, रोड है, हमारी राजधानी गैरसैंण है, भू कानून है, इन पे कोई फोकस नहीं है। सिर्फ नेताओं को अखबारों की सुर्खियों में रहना है, मीडिया में सुर्खियों में रहना है। हमें सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता भोग चाहिए, सत्ता का सुख चाहिए, हमें जो विधायक निधि चाहिए, हमें अरबों खरबों रुपए चाहिए। हम किस तरीके से कहां से कहां किस तरीके से संसाधन को जोड़ सके और अपने ऐशो आराम को आराम कर सके, और जनता को हम किस तरीके से लूट सके। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज ये देख रहे हैं कि हरीश धामी जी लगे हैं कि धारचूला से कह रहे हैं जी पुष्कर जी धामी जी हम आप आइए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देखिए अस्थायी
हमारी अस्थायी देहरादून राजधानी है, अस्थायी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अस्थायी हमारे विपक्ष के अध्यक्ष हैं, इसी तरीके से सब अस्थायी चल रहा है। तो आप इन सबको नेताओं को भी आदत हो चुकी है क्योंकि अस्थायी रूप से कोई चीज भी करना नहीं चाहते। तो आज उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिला, 47 सीटें मिली, और आज भी वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि किस तरीके से हमारे पास कोई विपक्ष ना हो जिससे कि कोई भी महंगाई के मुद्दे को उठा सके, कोई रोड पे आ सके। और यूकेडी ही एक वो है जिसको जनाधार नहीं मिला क्योंकि क्रांतिकारी है, आंदोलनकारी है, हम खुद आंदोलनकारी रहे और हमने वीरेंद्र जी, ठीक है, संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। जय सिंह रावत जी, आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। प्रदेश नेतृत्व में हुए फेरबदल को लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जिस तरीके से अब ये फेरबदल हुआ है, क्या अब सशक्त हो पाएगी कांग्रेस? लेकिन कांग्रेस में एक अलग ही जो है फूट अभी पड़ गई है। अगर प्रदेश नेतृत्व बदलने के, फेरबदल की अगर बात करें तो किस तरीके से देख रहे हैं जय सिंह रावत जी? माइक म्यूट है आपका, सर अनम्यूट करें प्लीज। आवाज नहीं पहुंच कांग्रेस में वो असंतोष का कारण तो बन ही सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वजह 3 बार 4 बार लोग चुने गए हैं, अब इग्नोर कर दिया है। और काबड़ी जी पहली बार चुनाव जीते, उनको सीधा उपनेता आपने बना दिया है। दूसरी बात यह है कि वैसे देखा जाए तो ये क्षेत्रवाद तो होना नहीं चाहिए, ना जातिवाद होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में नहीं सारे ये सब चलता है बैलेंस करने की। अब जो असंतुष्ट है उनको एक बहाना मिल गया, साहब गढ़वाल की उपेक्षा होगी, वो वही तो। लेकिन आज राजनीति में वही तो संकीर्णताएं हैं। जैसे धर्म संप्रदायवाद का देखो, पिछली बार चुनाव में क्या हुआ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा उठा, लव जिहाद वाला मुद्दा उठा, जिनका कोई मतलब ही नहीं था। लैंड जिहाद, अभी यूकेटी के मित्र बता रहे हैं कि भू कानून वाला बात तो आई नहीं कहीं, किसी ने ये पूछा ही नहीं है कि आपने 100 दिन में लोकायुक्त की बात कही थी, वो कहाँ गया 100 दिन का लोकायुक्त? आपका दोबारा हुआ ही नहीं है। कई ऐसे मुद्दे थे वो गौण हो गए, और केवल वो हिंदू मुसलमान वाली बात आई, उस पर चुनाव जीत गए। तो ये जो स्थितियां हैं यही कांग्रेस में भी हो रही है, वही हो रही है। लेकिन एक बात रितिका, एक बात जरा ध्यान रखने वाली बात है, अब तक ये ट्रेंड चल गया है कि जो भी मुख्यमंत्री ऊपर से थोपा जाएगा, मतलब जो इलेक्टेड विधायकों में से नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं कि खंडूड़ी जी ने जनरल साहब को तोड़ा धुमाकोट से बीजेपी के शासन में। फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस ने क्या उनको बनाया, विजय बहुगुणा को। विजय बहुगुणा के लिए किसको तोड़ा गया? बीजेपी से ये किरण मंडल को तोड़ा गया। ये ट्रेंड चल गया। अभी भी कुछ कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि क्या वही ट्रेंड आगे चलेगा, क्या बीजेपी बजाय अपने किसी विधायक को एक कम करने के, एक बढ़ाने के बजाय क्या कांग्रेस से तोड़ेगी? ये चर्चा चल रही थी। और धामी में जो हरीश धामी बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है, आप समझिए ना, वो हर वक्त गुस्से में भी रहते हैं, हर वक्त असंतुष्ट रहते हैं, क्षेत्र में भी असंतुष्ट रहते हैं। उनसे उम्मीद है, वो तो हरीश रावत जी के लिए भी तो उन्होंने छोड़ा था, कुर्सी छोड़ दी थी। अब तो दोनों धामी भाई हैं, क्योंकि वो भी पिथौरागढ़ के, वो भी पिथौरागढ़ के। तो उस वजह से भी ये अच्छा नाराज है साहब, हमको बनाओ लीडर, अपोजिशन बनाओ लीडर। अरे कई चीजें हैं, माना यशपाल आर्य अभी आए हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कहाँ यशपाल आर्य और कहाँ हरीश धामी, ये अब सोचने वाली बात है। दूसरी बात है, यशपाल आर्य उन 9 लोगों में से नहीं थे जिन्होंने क्या कहते हैं आपको 18 मार्च को बगावत की थी, उनमें से नहीं थे वो उनकी और वजह थी। दूसरी बात है, ये वही यशपाल आर्य हैं जो कितनी बार 6-7 साल तक की कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव जीती, विधानसभा के चुनाव भी जीती। तो कई चीजें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी में तब जाएंगे जब इनके पास 13 होंगे। जी, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश नेतृत्व में जो फेरबदल हुआ है, उसके बाद आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या एक सशक्त कांग्रेस बन पाएगी? अब एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो पाएगा? कैसे मिसाल में कैसे बनेगी? ये तो लावारिस जैसी स्थिति है कांग्रेस की इस समय। माना ये हो गया, तो कम से कम हरीश रावत जी उत्तराखंड में पहले तो सबसे बड़े नेता हैं, कम से कम कांग्रेस पार्टी के तो हैं। वो उनका रोल क्या है इस असंतोष में, इस विद्रोह में? उनका भी कोई रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो किसी को थमा रहे हैं, ये कौन है? धामी उन्हीं के चेले हैं, उनको कह नहीं सकते वो। दूसरी बात, और लोग हैं, उनको उनकी बात का वजन है, वो कोई कुछ बीच में रिकंसिलिएशन का,
समझौते की कोई बात ही नहीं हो रही है ना। आपस में देखो ना, सब बिल्कुल अराजक स्थिति बनी हुई है। वो अराजक स्थिति इसलिए है, नेतृत्व भी ना। आज की तारीख में अध्यक्ष कौन है कांग्रेस में? प्रदेश अध्यक्ष कौन है? गणेश गोदयाल तो इस्तीफा दे गए थे, वो ठीक ही ठीक कर रहे थे, सबको साथ लेके चल रहे थे। चुनाव हार गए तो हार गए, वो भी तो हारे थे। अजय भट्ट तो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, उसके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो तो चुनाव हार गए थे। तो यहाँ ऐसा थोड़ी है कि उनसे तो इस्तीफा ले लिया और बीच में कोई है नहीं। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कहते हैं, अभी पता नहीं उन्होंने चार्ज लिया है नहीं लिया, उनसे पहले उनको, अरे कोई तो हो जो समझाए अपने साथियों को, जिसके साथ कि भाई चलो हम सब मिलके साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? वो अराजक स्थिति है। नहीं, अब बीजेपी जय सिंह रावत जी, एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये होता है, जिस तरीके से उत्तराखंड में कयास कुछ और लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से लगातार ये सुनने में भी कहीं ना कहीं आता है, सूत्रों के हवाले से बात की जाए, सर्वे रिपोर्टर्स सर्वे की अगर बात की जाए, तो कांग्रेस की सरकार बनने की कहीं ना कहीं बात हो रही थी। तो कांग्रेस की इतनी जो करारी हार हुई है, किस रीजन क्या देखते हैं आप? क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को इसका रीजन देखते हैं? क्या कारण है कहीं ना कहीं? निश्चित रूप से नेतृत्व का कमजोरी तो है। जब इनको मालूम ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात थी, बिल्कुल हवा में थी, न कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, न कांग्रेस के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने बोला था। उसने रातों रात बाजी पलट दी। क्या इसका काउंटर किया कांग्रेस ने? जब इन्होंने का लैंड जिहाद की बात छेड़ी, लैंड जिहाद क्या था? जैसे अभी भाई यूकेडी के मित्र बता रहे हैं कि भाई यहाँ तो भूमि कानून का सवाल था। पिछली सरकार ने सारे लुटवा दी उत्तराखंड के लोगों की जमीनें। वो क्या कहते हैं, JDLR में उसका संशोधन करके, भूमि कानून में संशोधन कर, जो खंडूड़ी जी और तिवारी जी के जमाने में जो कानून बना था उसका सत्यानाश करके तो लुटवा दी सारी जमीनें, यहाँ बिकवा दी। क्या उस पर सवाल किया भी कांग्रेस ने? उन्होंने पूछा कि आपने कि भैया आप लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, ये कानून किसने बिगाड़ा? इसने वो बोलेंगे आपने गैरसैंण पर क्या आपका रुख है? केवल गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से राजधानी बन गई है। छोटा सा सवाल मैं और यहाँ पर लूंगी, क्या जनता के पास जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के भी एक बातें कहीं ना कहीं बन रही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया डुबाई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए दोबारा से बीजेपी की सरकार आ गई? ऐसा होता है, देखिए धार्मिक मुद्दा इस देश में बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। आदमी भूखों मरे, कुछ भी करे, लेकिन धर्म का नाम आता है तो लोग सड़कों पर तलवारें लेके मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो धर्म विरुद्धता जो है, अब उसका नतीजा है ना, आप सारी चीजों पर डाइवर्ट कर दिया कि भाई हम क्या, पहले बोला कि हम कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं, काहे के लिए ला रहे हैं? कि लैंगिक समानता के लिए। अब कह रहे हैं कि साहब हम डेमोग्राफी, तुम्हें डेमोग्राफी से क्या मतलब है? कॉमन सिविल कोड का डेमोग्राफी से क्या मतलब है? फिर वही मतलब 2024 के लिए भी आपने फिर सांप्रदायिक कार्ड खेलना शुरू कर दिया। और असली मुद्दे वो क्या है? कॉमन सिविल कोड है इनकी हैसियत। जो चीज मोदी जी और अमित शाह नहीं कर पाए, क्या वो पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं? जो काम क्या पार्लियामेंट का लॉ उत्तराखंड की विधानसभा संशोधन कर सकती है उसमें? क्या हिंदू मैरिज एक्ट को, जो सेंट्रल लॉ है, जो उत्तराधिकार अधिनियम है, क्या उसको क्या उत्तराखंड की विधानसभा बदल सकती है? क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट है, धारा क्या कहते हैं 25 आर्टिकल 25, क्या उसे चेंज कर सकती है? तो हवा में बात हो रही है, मीडिया को भी सब कोई हवा में चलता है, तो वो सारी बातें हैं। तो इस तरह से जनता को, जब मीडिया को नहीं पता है सच्चाई का, मीडिया को नहीं पता है जान का, जब अपोजिशन कांग्रेसियों को नहीं पता है, जो सत्ता के लिए लपलपा रहे हैं, तो आम आदमी से क्या अपेक्षा करेंगे आप? ठीक है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं। एक आखिरी कमेंट आप सभी लोगों का लेंगे, उसके बाद हमारे अगले कार्यक्रम का भी वक्त हो गया है। पंकज जुमरी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आ रही जी, अनम्यूट कहीं, ठीक है, अनम्यूट आपका माइक हो गया है। पंकज जुमरी जी, अब अगर उत्तराखंड की बात करें, अब क्या आगे जो है, आगे किस तरीके से आप उत्तराखंड को कहीं ना कहीं देख रहे हैं? एक बार फिर से आपको मौका मिला है, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब जो है जनता का जो इस बार भी आपको प्रचंड बहुमत मिला है, किस तरीके से विश्वास बना के रखेंगे जनता के बीच में? रितिका जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार
के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी ने इस दिशा में पहल प्रारंभ कर दी है। बहुत जल्दी बहुत सारे सकारात्मक परिणाम इस दिशा में दिखेंगे। जहां तक भू कानून और अन्य संबंधी विषयों का था, जिनकी चर्चा आदरणीय रावत जी ने करी है, धामी जी बड़े सुलझे हुए और सहनशील और सबका समवातों को समझने वाले मुख्यमंत्री हैं। जिन विषयों पर कमेटियों का गठन किया गया है और उस पर राज्य के अन्य राजनीतिक दलों के लोग, अन्य बुद्धिजीवी लोग भी इस पर अगर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो राज्य सरकार के सामने ठीक है। आएगी तो और बीजेपी सरकार को जनता के अनुसार इस उत्तराखंड के राज्य के सर्वांगीण विकास को के दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, बीजेपी को पूर्ण विश्वास है मतलब अपने पुष्कर सिंह धामी पे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए जिस तरीके का विश्वास त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें बदलना पड़ा 4.5 साल के कार्यकाल के बाद। उसके बाद तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी का। इस बार भी तो ऐसा नहीं होगा कि प्रचंड बहुमत के बाद अस्थिरता तो नहीं आएगी बीजेपी सरकार में? नहीं, आप इस मामले को लेकर निश्चित रहे, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से आशीष जी रखिए अपनी बात को। माइक म्यूट है। देखिए जी हाँ, देखिए मेरा स्पष्ट रूप से दो चीजें, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाओ यार। मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि हम लोग जो अभी जिस विषय पर हमने डिबेट शुरू की थी उस विषय पर मैं आ रहा हूँ दोबारा से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे किसी माननीय विधायक ने ओपन फोरम पर आकर ये नहीं कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। किसी माननीय विधायक ने ये नहीं कहा कि हम अपने पार्टी के नेताओं से नाराज हैं। ये जरूर सामने आई है कई चीजों पर कि उन्होंने अपनी बात, जो विषय थे, जो मुद्दे थे, वो कई फोरम पर रखे हैं। आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने भी अपनी बात कही, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही है और उसमें उन्होंने कहा है कि यदि मुझ पर कोई आरोप लगा तो उसे साबित किया जाए। ये पार्टी के अंदर की बात है, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है कि जब हम चुनी हुई सरकार की बात कर रहे हैं और अभी बहुत सारे हमें लच्छेदार भाषण सुनने को मिलते हैं, प्रदेश के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये केवल जिस विधायक के घर पर जाकर चाय पीकर आए हैं अभी इन 15 दिनों के अंदर ही, वो विधायक फर्जी डिग्री के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में कम से कम यदि प्रदेश की सरकार ईमानदारी से काम करे और एक SIT जांच गठित की जाए तो 100 मुकदमे दर्ज हो कम से कम और विधायकी चली जाए। लेकिन राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सरकारी वकील से लेकर प्रदेश के सरकारी वकील तक एक साथ संरक्षण किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण हुआ है और भ्रष्टाचार के हिंदू धर्म, भारत माता की जय, हिंदू धर्म, जय श्री राम के नाम पर केवल भ्रष्टाचारियों का संरक्षण किया जा रहा है। और ये जो कांग्रेस की लड़ाई को बार बार उठाकर बार बार उसको कुरेद कर जो देखना चाह रहे हैं, वो कोई चीज देखने के लिए नहीं मिलेगी। और ये जो 19 विधायक है, ये याद रखिएगा कि सड़क से सदन तक इस सरकार के कपड़े फाड़ने का काम करेंगे और जितने भ्रष्टाचार है उनको उजागर करने का काम करेंगे। आप कितने भी नौटंकी कर लें, लेकिन जनता के जो सवाल है, जो भ्रष्टाचार के जो कारनामे हैं, वो सामने खुलकर आएंगे और हम उसी मुद्दे पर रहेंगे, उस मुद्दे से भटकेंगे नहीं और इस सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई रखेंगे। और जो जनता के हित के मुद्दे हैं, यदि वो पूरे नहीं किए गए तो निश्चित रूप से सरकार को सड़क से सदन तक घेरा जाएगा। कांग्रेस में आप भले ही हम चुनाव हार जाए, लेकिन इतने कमजोर नहीं है जितनी कमजोर आज बीजेपी दिखाई दे रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्रियों के चेहरे उतरे हुए हैं, वो मलाईदार मंत्रालयों की आशा लेकर बैठे हुए थे, लेकिन आप है ये आपके सामने और आप देख सकते हैं। ठीक है आशीष जी, एक और सवाल आपके पास मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ, प्रदेश नेतृत्व में हुए फेरबदल के बाद क्या कांग्रेस अब सशक्त हो पाएगी? क्या किस तरीके से देख रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष खड़ी है बीजेपी के सामने, या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी क्या कांग्रेस? निश्चित रूप से ये जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मैं कह रहा हूँ करण महाराज जी बने हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड राज्य का किसी भी कार्यकर्ता को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो कांग्रेस उतनी ही मजबूत थी, उतनी मजबूत है और उतनी मजबूत रहेगी। हम लोगों की एक आवाज से, एक चिट्ठी से पूरी सरकार हिलती है। ये लोग जवाब देने के बजाय बगले झाँकने लगते हैं और ये लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा लेते हैं ऐसी बात पर। लेकिन हालात ये है, हम लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है इस सरकार में, जांच कराइए, नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई कम करने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। फीस एक्ट से लेकर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो जनता के राहत देने वाले कार्य थे, उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप भी देखिए ना, मैं बिल्कुल साफ सीधी बात कह रहा हूँ, फीस एक्ट होगा तो सस्ती शिक्षा होगी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होगा तो सस्ता स्वास्थ्य चाहे प्राइवेट में भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन इन दो मुद्दों पर भी काम करने बजाय सिटीजन चार्टर जैसे, लोकपाल जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमें कह रहे हैं कि आप छोड़िए कांग्रेस के विधायकों को कि किस नाराज है या नहीं है, ये नाराजगी हमारे घर की, हम अपनी पूरी कर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताया ना कि इनके प्रदेश अध्यक्ष क्यों मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। ये बताइए कि इनके यहाँ कम से कम 20 विधायकों की नाराजगी है,
वो ठीक है, वो मीडिया सामने नहीं उठा रही है, या हमें हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें मतलब इस बात से है कि 48 विधायकों की सरकार जिसने राज्यपाल के सामने शपथ ली है, वो जनता के काम करके नहीं कर रही है। होंगे, बीजेपी का कहना है, बीजेपी हमेशा कहती है कि अगर बीजेपी के बीच में कोई मतभेद है, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व जो आदेश देगा वो तुरंत इस चीज को मान लेंगे। लेकिन कांग्रेस, अगर हम उत्तराखंड की बात करें और प्रीतम सिंह और हरीश रावत के गुट की अगर दोनों की बात करें, तो किस तरीके से जो है सड़क पर भी लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, लाठी डंडों से कहीं ना कहीं लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन वही ये हाल बीजेपी पार्टी में नहीं देखा जाता, क्योंकि डिसिप्लिन हाँ, मैं आपकी बात से हमारी पार्टी में अनुशासन है। हाँ, नहीं, मैं 100% सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी के अंदर नाराजगी व्यक्त करने का, असहमत होने का और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है कि दिल्ली से अमित शाह आएंगे लाठी आपस में पार्टी के आपस के बड़े नेताओं के जो दो गुट है आपस में एक दूसरे को तोड़ फोड़ देते हैं, ये लोकतंत्र है कांग्रेस का। नहीं, आप मुझे उदाहरण दीजिए ना, कौन सी तोड़फोड़ हुई है? एक उदाहरण नहीं है। आशीष जी, आपको याद दिलाने की जरूरत है क्या? ठीक है, डिमरी जी, कांग्रेस पार्टी में जो दोनों गुट आपस में लड़ते हैं वो कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र है, वो अपनी बात को कहीं ना कहीं रखते हैं। क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी के पास नहीं है क्या ऐसा लोकतंत्र? भारतीय, ये बात, जब विभिन्न विचारों के लोग किसी एक राजनीतिक विचारधारा में जुड़ते हैं, उसके बाद भी उन पर लोगों की अलग अलग राय प्रतिक्रियाएं होती है। उसका एक तंत्र, पार्टियों के भीतर तंत्र होता है, पार्टियों का एक अनुशासन होता है, एक निश्चित प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बातें डिस्कस की जाती है। परंतु पार्टी, कांग्रेस पार्टी के विषय में जब इस समय चर्चा हो रही, पार्टी में कहीं कोई अनुशासन नहीं है। आपने जिस बात का जिक्र किया, सैनी जी को याद दिला दो। अनुशासन नहीं है तो हमारे किस विधायक ने क्या अनुशासनहीनता की है? बताइए ना जरा, क्या अनुशासनहीनता किसे कहते हैं? ये आप लोग भाषण देंगे, इससे अनुशासनहीनता थोड़ी ना मान लेंगे। आप मुझे बिंदु रख के बताइए किस विधायक ने अनुशासनहीनता की है, किस कार्यकर्ता ने अनुशासनहीनता की है, किस अनुशासनहीनता मानते हैं? या अखबार में छपी खबरों के आधार पर पार्टी थोड़ी चलाएंगे हम लोग तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हैं, हर मुद्दे पर स्पष्ट है। आप बताइए ना कि आपके प्रदेश अध्यक्ष मुंह फुलाकर क्यों बैठे हुए हैं? अरे धामी जी ने देवेंद्र यादव पे सीधा सीधा एलिगेशन लगाया कि आपने सुना नहीं या देखा नहीं, इस मीडिया पर अनुशासनहीनता क्या हुई है स्पष्ट तौर पे एक लाइन में बताइए। यदि आप डिबेट करना नहीं जानते हैं और तो आप, कोई बात नहीं, मैं आपको कोई सी नाराजगी वाली बात नहीं है, लेकिन आप बताइए कि अनुशासनहीनता क्या हुई है। इंटरव्यूज में वेणुगोपाल पे आरोप नहीं लगाए, समझते हैं या नहीं समझते हैं? पुष्कर सिंह धामी के बयान मान लीजिए अनुशासनहीनता इसे कहते हैं कि लक्सर के विधायक ने स्पष्ट रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर हराने का आरोप लगाया है। बताइए क्या कार्रवाई की है आपने? हमारी पार्टी में अनुशासन है, पार्टी ने जांच बैठाई है। सबकी पार्टी से सवाल पूछता हूँ ना, आप मेरी पार्टी पर सवाल पूछ रहे हैं, मेरे सवाल से डरते क्यों है? आप बताइए कि लक्सर के जो हारे हुए विधायक संजय गुप्ता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हराया। सैनी साहब, बीजेपी के, मैं खुद कह सकता हूँ कि मैं हमारी पार्टी के नेताओं के संपर्क में जो कह रहे हैं कि सरकार चल तो रही है लेकिन चल कुछ नहीं रहा है। इस पर बताइए ना कि कांग्रेस के किस पदाधिकारी के, किस विधायक के अनुशासनहीनता का आप उल्लेख कर रहे हैं? ये कह देना कि कांग्रेस अनुशासनहीन पार्टी है। कांग्रेस के अंदर अपनी बात रखने का, लोकल कार्यकर्ता से लेकर दिल्ली तक हर दरवाजे पर अपनी बात रखने का अधिकार है। और हम असहमति है तो उसके लिए भी सहमत है कि हम सब में किसी बात को लेकर असहमति भी हो सकती है। लेकिन बात में बताइए कैसे भेड़ बकरियों की तरह लाइन में आपने लोग खड़ा कर रखा है। एक आखिरी कमेंट रखेंगे, यूकेडी के पास सबसे पहले आ रही हूँ, 1 मिनट में आपका आखिरी कमेंट, फिर नवीन पिरचाली और फिर जय सिंह रावत आपके पास। वीरेंद्र जी। मैडम देखिए, ऐसा है, ये दोनों पार्टियां लुका छुपी का गेम खेल रही हैं। मैं तो कहता हूँ वो खेले, एक बार धप्पा मारे और इस उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ सोचे, आपस में ये लड़ाई मतभेद ना करें, इस उत्तराखंड को जो अस्तित्व है उसको बचा लें, जो मूल सुविधा है उसके लिए, उसके अस्तित्व के लिए संघर्ष करें, ना कि आपसी खरीद फरोख्त के लिए ये अपनी साठगांठ करें। मेरा सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन है इन दोनों पार्टियों से, क्योंकि आज 21 साल उत्तराखंड को बने हुए हैं और एक हम क्रांतिकारी आंदोलनकारी लोग हैं और आज हर जनमानस त्रस्त है, नेता मस्त है। पर मेरा सिर्फ निवेदन यही है कि जो मूल सुविधाएं हैं उत्तराखंड की, उस पर फोकस दिया जाए, उस पर आंदोलन किया जाए, राजधानी गैरसैंण पे आंदोलन किया जाए। चाहे कांग्रेस ने जिस समय उस समय इसको बनाया था, उसके बाद इन्होंने, कांग्रेस ने इसको पूरा अस्तित्व में नहीं लाई, लेकिन आज उनका भी दुर्भाग्य कि कांग्रेस अगर उस समय उसको अस्थायी राजधानी गैरसैंण बना देती तो आज उत्तराखंड को ये देखना मिलता, कांग्रेस की ये दुर्गति ना होती। दूसरी बात है भू कानून को
जरूर, क्योंकि आज पूरे पहाड़ के पहाड़ बिक चुके हैं, वो माफिया चरम सीमा पर है। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे एक टाइम पर हमारे उत्तराखंडी जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, उनका अस्तित्व पूरा खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, स्वास्थ्य बिल्कुल जीरो है, शिक्षा, रोजगार, मैं इन सभी से मैं चाहता हूँ कि इन पे फोकस दिया जाए, ना कि ये आपस में खरीद फरोख्त पे ना फोकस दिया जाए, और जनमानस की सुविधाओं को उन पर अग्रसर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाए। आज ये लड़ रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब कितना लालच चाहिए। वीरेंद्र सिंह रावत जी, देखने वाली बात बिल्कुल ये होगी कि कब उत्तराखंड में मुद्दों पर राजनीति होगी। जिस चीज को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के पृथक राज्य की कहीं ना कहीं मांग की गई थी, उन मुद्दों पर आखिर कब राजनीति उत्तराखंड में होगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। लगातार कांग्रेस की लगातार उत्तराखंड की अगर बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार उत्तराखंड में दोनों ही पार्टियों में उठक पटक खलबली देखने को लगातार मिलती है। लेकिन देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी कि कब जो है पहाड़ों को लेकर के, पहाड़ों के विकास को लेकर के सरकारें बात करेंगी। बातें तो करती है, लेकिन धरातल पर वो आखिर क्यों नहीं उतरती? सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये सवाल लगातार हम लोग पूछते हैं, शिक्षा को लेकर के लगातार सवाल पूछते हैं, कब जो है सड़कों को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं दावे करती है, लेकिन कई पुल जो है क्षतिग्रस्त भी वहां पर हो गए हैं। वहीं अगर अस्पतालों की बात करें तो कितनी बदहाल स्थिति, इस बात को लेकर के लगातार डिबेट्स होती हैं, लगातार हम लोग चर्चा करते हैं कि पहाड़ों में किस तरीके से जो अस्पतालों की कमी है, अगर अस्पताल है तो मशीनें नहीं है, मशीनें हैं तो उन्हें चलाने वाले नहीं है। जो कितनी प्रसूताएं महिलाओं ने दम तोड़ दिया है, कितने बुजुर्ग लोगों ने वहां पर दम तोड़ दिया। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार बीजेपी एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड मैंडेट मिला है। क्या बीजेपी पहाड़ों के लोगों के, उत्तराखंड के लोगों के दिल में कहीं ना कहीं जगह बना पाएगी अपने काम से? क्या उत्तराखंड का, पहाड़ों का विकास कर पाएगी? शिक्षा, बेरोजगारी के, गैरसैंण के मुद्दे को इस बार जड़ से खत्म कर पाएगी? क्योंकि लगातार अगर गैरसैंण की बात की जाए तो गैरसैंण के मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति होती है, भू कानून को लेकर लगातार जो है दोनों सरकारें बात करती है, लेकिन भू कानून को लेकर की भी लगातार राजनीति। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी के अगले स्टेप्स होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।